नमस्कार। ये वीडियो IBS-D के बारे में आपको वो बताएगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दिस वीडियो इज़ अबाउट IBS-D, Irritable Bowel Syndrome, and I'm going to share something which nobody has shared with you and nobody wants to share it with you, and this is from my self-experience of this horrific disease called Irritable Bowel Syndrome. I will make this video both in Hindi and English, so please bear with me. This is only to benefit more and more people across the globe. I don't run a channel and I don't make livelihood with making such videos. So this is uncut, unedited video है ये, क्योंकि मैं कोई चैनल वगैरह नहीं चलाता हूँ YouTube पे जिससे मैं पैसे बनाता हूँ। आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। मैं सिर्फ इस वीडियो को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके, अधिक से अधिक लोग इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकें। मोर एंड मोर पीपल कैन कम आउट ऑफ दिस डिजीज कॉल्ड IBS-D. आई एम अ सीनियर लेवल बैंकर at CXA level, and because of my lifestyle, because of my job, I have to travel a lot and I have a sitting job. मैं कंप्यूटर के सामने 8-10 घंटे बैठता हूँ रोज़, जिसकी वजह से मेरा एक पर्टिकुलर टाइप का लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल है और मैं मजबूर हूँ ये करने के लिए, क्योंकि रोज़ी रोटी तो भाई सबको कमानी है, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू IBS-D. IBS-D बिकॉज ऑफ मेरी IBS-D का मुख्य कारण था मेरा ब्लड शुगर ज़्यादा होना। द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इन माई ब्लड शुगर वॉज मोर इन माई बॉडी. However, all the reports, all the lab test reports were perfectly fine. The scores in them were fine, and as per the interpretation of allopathic doctors, I did not have any sugar-related issues in my body. So मेरी जो HB1AC और बाकी जो दूसरी ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग वाली रिपोर्ट्स और पोस्ट पार्डिनल वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले जो ग्लूकोज के ब्लड रिपोर्ट्स ली जाती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स मेरी ठीक ठाक थी, समझे आप। तो मैं जब भी डॉक्टर को बोलता था कि मुझे शक हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे को IBS-D मेरे शुगर लेवल्स हाई होने की वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर लोग बोलते थे नहीं, आपका तो सब कुछ नॉर्मल है, शुगर आपकी नॉर्मल है, और वो ठीक भी थे। बट अंदर से मुझे अनुभव होता था, मुझे एहसास होता था, I used to have this gut feeling that there is something wrong, there is something correlated between my IBS-D and the sugar levels in my blood. Okay? So, अच्छा, IBS-D जब भी आपको होता है तो उसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत से लोगों को स्किन में रैशेज हो जाते हैं. सो यू गेट स्किन इचिंग, स्किन रैशेज इन योर बॉडी एट वेरियस प्लेसेस. स्किन डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है, स्किन टैग्स होने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं लोगों को. कई लोगों को इसकी वजह से काफ़ी पेन भी सहना पड़ता है, दर्द भी सहना पड़ता है. और क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था अपनी जॉब की वजह से, तो I used to always look for places where I can run to the loo in case I have to. और जब भी आप ट्रैवल करते हैं, so you can't afford to get the kind of food जो आपकी बॉडी हजम कर सकती है, राइट. सो वो सारी चीज़ों के बारे में हम खैर बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ कि क्या जो प्रॉब्लम्स जो IBS-D के लोगों को अक्सर होती हैं महसूस. सो जब मेरी बॉडी में शुगर होने का मुझे अंदेशा होता था और डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता था. कि मुझे लगता था कि हाँ, शायद डॉक्टर ठीक बोल रहा है. फिर मैंने बहुत सारी स्टडीज़ खुद करी, मैं मेडिकल जर्नल्स वगैरह पढ़ता रहता था, अपनी इस बीमारी को ठीक करने का भरसक प्रयास करता रहता था, जैसे सभी लोग करते हैं. So I used to continuously read lots of these medical journals and all. So one day I came across this medical journal जिसमें लिखा था कि insulin resistance can also cause IBS-D. इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको IBS-D हो सकता है.
जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो मेरे पास इतनी सारी पड़ी थी, जो अलग अलग डॉक्टर्स ने मुझसे करवाई थी पिछले 1 साल में, बार बार इतना मैंने उस पर पैसा भी अपना वेस्ट किया। जब मैंने वो रिपोर्ट्स देखी तो मैंने देखा कि हाँ, दिस इज राइट, मेरा इंसुलिन लेवल काफ़ी हाई था। अच्छा, इंसुलिन लेवल को नापने के लिए एक छोटा सा स्कोर होता है जिसको कहते हैं होमा IR स्कोर। आई विल रिपीट, दिस इज कॉल्ड HOMA, होमा IR स्कोर। आप इसको गूगल करना, इस वर्ड को, होमा IR स्कोर। इसको कैसे आप नापते हैं? आपका फास्टिंग इंसुलिन का लेवल ले लो अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में से, ब्लड शुगर रिपोर्ट्स में से, वो आपको मिल जाएगा आराम से। और उसके साथ साथ आप अपना ले लो फास्टिंग ग्लूकोज का स्कोर। सो फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 405। ठीक है जी, हिंदी में बोलता हूँ, फास्टिंग इंसुलिन को गुणा कीजिए फास्टिंग ग्लूकोज के साथ और उसको आप भाग कीजिए 405 के साथ। अगर उसका जो फल, उसका जो स्कोर अगर आपका आया 1 से नीचे का, तो इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। स्कोर अगर आया 1 to 1.9 का, तो सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। 1.9 to 2.9 मीन्स मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको है। और अगर आपका स्कोर 2.9 से ऊपर का है, इफ योर स्कोर इज मोर देन 2.9, दैट मीन्स आपको सॉलिड वाली बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके, अच्छा, नाउ इस चीज को समझिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपके पेट की आंतड़ियां, योर इंटेस्टाइन्स बिकम वीक बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका जो ग्लैंड एक्स्ट्रा इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में अधिक होने से आपकी इंटेस्टाइन्स वीक हो रही हैं। हाँ, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं पतली पतली आपके इंटेस्टाइन्स को जो बनाती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं गट बायोम, अच्छा वाला बैक्टीरिया जो आपको चाहिए होता है आपके खाने को हजम करने के लिए। सो द गट बायोम विच हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट योर फूड, वो खराब हो जाता है। दैट ऑल्सो बिकम्स बैड, दैट रिड्यूसेस, दैट गेट्स किल्ड। इसीलिए लोग, डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक्स खाने को देते हैं। जैसे ये एक दही है जो अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा, इट्स अ प्रोबायोटिक कर्ड। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोबायोटिक की चीजें आती हैं आजकल जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं जब आपका गट बायोम किसी कारण से खराब हो जाता है। ज़्यादातर जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उससे भी आपका गट बायोम, आपको मालूम होगा, अब तक आप इतनी रिसर्च कर चुके होंगे, इस बीमारी से परेशान होंगे कि वो भी खराब हो जाता है एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स खाने से, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से। तो मेरे आई थिंक आफ्टर द कोवैक्सिन इंजेक्शन विच आई टुक ट्वाइस, उस कोवैक्सिन से मेरा जो गट बायोम है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ। माई गट बायोम गॉट इफेक्टेड आफ्टर टेकिंग कोवैक्सिन। आई डिड नॉट गेट कोविड इन्फेक्शन ऊपर वाले की दुआ से। सो with God's grace I did not get I had COVID only for just one day. Okay, so during that time when I had one day of COVID infection, and also during the time when I took Covaxin vaccinations, my stomach got affected और मेरा पेट खराब हो गया था। ठीक है, ओके। सो कोवैक्सीन लगाने के बाद 1 महीने तक मेरे को बहुत डायरिया हुआ, जिसको मैंने अपना खाना पीना चेंज करके कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेके ठीक कर लिया। बट फिर जब मेरे को 1 डे का कोरोना हुआ लास्ट ईयर, ओके, मैं किसी योगा के क्लासेस अटेंड करने गया था किसी आश्रम में। वहाँ पर मेरी वाइफ को कोरोना हुआ। हम जब घर वापस आए, व्हेन आई वाज ट्रीट, मेरे को भी कोरोना हो गया उनसे, अपनी वाइफ को ठीक करते थे। हालांकि उससे पहले मैं कोरोना के वार्ड में रहा था। जब मेरी मदर को कोरोना हुआ था तब भी मुझे कोरोना ही नहीं हुआ। मेरी फैमिली में बहुत से लोगों को बार बार कोरोना हुआ, कोविड इन्फेक्शन हुआ। बट इवन देन वाइल हेल्पिंग देम टू गेट आउट ऑफ द डिजीज because of my yoga, meditation techniques and Ayurvedic medicine which I follow, which I take,
I did not get infected. And because of the awareness level that I still maintain. Anyway, coming back to IBSD. So IBSD, so insulin in your body increases because of the high blood sugar levels. Now blood sugar level is more in your body. Why? Because of your lifestyle, because you're having more sugar, food items which have sugar, especially these canned food items. It could be, all these aerated drinks. It could be because of health drinks. It could be because of chocolates and all which you are having. It could be because of मिठाई which you are having. So मिठाइयाँ वगैरह खाने की वजह से या कुछ भी, इनफैक्ट ये जो बिस्किट्स होते हैं, जो आपकी ब्रेड होती है, इन सब चीज़ों में मीठा होता है. और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, राइस और व्हीट स्पेशली जो आप खाते हैं, वो बॉडी में जाकर वो भी शुगर में तब्दील हो जाता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर. वो चीनी में परिवर्तित हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद. सो और स्पेशली जब आप उन कार्बोहाइड्रेट्स को बैठे बैठे खाते हैं, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, एक्टिविटी कुछ है नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ योगा वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू करता है. फिर बोलते हैं अरे आई एम टोटली वेजिटेरियन, हम तो शाकाहारी हैं, हमको तामसिक भोजन नहीं खाते, हम तो शराब तंबाकू वगैरह भी कुछ नहीं लेते, तो फिर हमको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई वो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, ठीक है, इट्स वेरी गुड कि आपने तामसिक भोजन नहीं खाया, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें खा रहे हो, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम है बीइंग ए वेजिटेरियन, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है. सो बट आपको फिर भी ये डिजीजेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि चाय तो आप पी रहे हो, कॉफ़ी तो पी रहे हो, और वो भी चीनी डाल डाल के पी रहे हो, वाइट शुगर डाल डाल के उसके अंदर पी रहे हो, ठीक है. फिर लोग कहते हैं नहीं जी हम तो गुड़ की चाय बना लेते हैं, बट गुड़ भी ज़्यादातर जो आजकल आता है उसके अंदर भी कुछ केमिकल डाला जाता है ताकि उसका रंग थोड़ा अच्छा लगे, वाइट सफ़ेदपन पे आ जाए, वाइटपन पे आ जाए. ओके, सो इवन द जैगरी एंड ऑल विच यू आर गेटिंग दीज डेज हैज केमिकल इन इट. एंड एनीवे, इवन the good form of chini, the sugar in the form of jaggery, palm jaggery, or even your sugarcane jaggery, they are still sugar. They are still going to increase the blood sugar levels in your body, right? And the problem is that you are not doing required amount of activity, physical activity to digest it. That is another problem. तो इससे हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, ज़्यादा शुगर होने से ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर. इंसुलिन जब ज़्यादा हो जाती है वो गट बायोम को आपके कम कर देती है, अच्छे गट बायोम को ख़त्म कर देती है, और वो आपकी आंतड़ियों को कमज़ोर कर देती है, उनको एक किस्म से क्षतिग्रस्त कर देती है, अगर हम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो, राइट. सो उसकी वजह से फिर मेरे को IBSD हो रहा था. तो मैंने क्या किया? सो व्हाट वाज माय सॉल्यूशन वंस आई रियलाइज्ड इट? मैंने अपना दोबारा से अपने ब्लड शुगर के टेस्ट करवाए, HB1AC, जिसमें पिछले 3 महीने का एवरेज आ गया. मैंने फास्टिंग वाला और क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट पार्डियल, ओके व्हाटएवर दैट वर्ड इज, पोस्ट पार्डियल वाला, मतलब खाना खाने के बाद का मैंने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया, अपना सैंपल देके. उससे मेरे को फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल पता चल गया. उसको मैंने 405 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, और मेरे को मेरा होमा IR स्कोर पता चल गया. मेरा होमा IR स्कोर ऑब्वियसली 2.9 से बहुत ऊपर था, और उसको मैंने कंट्रोल करने के लिए चीनी, व्हीट और राइस तीनों को टोटली गिव अप कर दिया. आई गिव अप ऑन वाइट, anything with wheat. I gave up anything made with wheat. I stopped having chapatis, rotis, paranthas, anything made with wheat, puri, whatever. I gave up anything made with rice, idli, dosa, uttapam, everything. I stopped having rice, I stopped having wheat, and I replaced it with millets. तो मैंने millets खाने शुरू किए. गेहूं से बनी चीजें, चावल से बनी चीजें मैंने बिल्कुल बंद कर दी. ओके, और मैंने क्या किया, मैंने जामुन का चूर्ण खाया. ये जामुन चूर्ण है, आई होप यू कैन सी इट. जामुन चूर्ण आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. इनफैक्ट इसके अंदर थोड़ी सी किरकिरी है, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड ग्रेट क्वालिटी. आप उस जामुन के गुठली का चूर्ण घर पे भी बना सकते हैं, राइट.
वो सबसे अच्छा रहेगा। बट जामुन अगर सीजन में नहीं है तो आपको बाजार से उसको, मार्केट से उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो जामुन का चूर्ण खाने से क्या होता है कि खाने से पहले, मैं उसको खाने के बाद खाता हूँ। इतना एक चुटकी जामुन का चूर्ण खाने के बाद आप खाने से ब्लड शुगर लेवल का जो सर्ज होता है खाना खाने के बाद, वो कंट्रोल में आ जाता है। वो कंट्रोल होने से ब्लड में जो इंसुलिन पैदा होता है उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी कम पैदा होता है। और जैसे ही इंसुलिन कम पैदा होगा, मेरा गट बायोम दोबारा से फ्लरिश करेगा, दोबारा से बनना शुरू होगा। अच्छा गट बायोम मेरा मरेगा नहीं, और मेरी जो आंतड़ियों को जो इंसुलिन वीक कर रहा था वो कम पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो फिनोमेना कम होगा। ठीक है, तो मेरी आंतड़ियां स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में मैंने, despite my busy schedule, because I work at a CXO level and all, I have lots of responsibilities, a big team to manage across the globe. I started ensuring that I get up in the morning, early morning, I fixed my circadian rhythm. So आप गूगल कर सकते हैं कि सर्केडियन रिदम क्या होती है बॉडी के अंदर। हमारा योग विज्ञान भी सर्केडियन रिदम्स के बारे में बात करता है। मैंने पतंजलि महाराज की ये किताब पूरी की पूरी पढ़ के डाइजेस्ट कर ली। पहले मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा, क्योंकि हम लोगों का जो एजुकेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे भारत देश का, अनफॉर्चुनेटली इज कम्प्लीटली अंडर द क्या कहते हैं, स्लेवरी ऑफ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेरे को हिंदी और इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो इसका पहले मैंने इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ा, जो कि किसी वेस्टर्नर ने किया था। उसके बाद फिर मैंने अब रिसेंटली इसका हिंदी का अनअडल्ट्रेटेड ओरिजिनल वर्जन पढ़ा। इसको पढ़ने से बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ओके, और आप लोगों के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है उसको सुनने की। एवरीबडी वांट्स शॉर्ट्स। आजकल शॉर्ट वीडियोस का 2-2, 1-1 60 सेकंड की वीडियोस का ज़माना है। तो भैया ये सब चीज़ें करके मैंने अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया, और उसको कंट्रोल करते ही सिर्फ एक दिन में, ओनली इन 1 day आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई IBS-D, which was troubling me for 1 whole year. I went to the best of the doctors in Singapore, Chennai, Bombay, Pune, Hyderabad and Dubai. I went to the best of Chinese doctors, allopathic doctors, homeopathic doctors. मैं एक यूनानी डॉक्टर के पास भी गया था, बाय द वे, एंड ऑल दीज वर वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स। ओके, इन सब की कंसल्टेशन फीस इतनी ज़बरदस्त थी कि आई वॉन्ट इवन मेंशन इट, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे। बट आई हैड फॉर्चुनेटली, भगवान की दुआ से मेरे पास पैसे थे, जो मेरी खुद की मेहनत की कमाई थी, सो आई वॉज एबल टू अफोर्ड ऑल दैट। बट किसी ओनली आयुर्वेदिक डॉक्टर वॉज एबल टू कंट्रोल माई डिजीज। एलोपैथिक तो उन्होंने बिना क्लोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी करने के, बिना उसके उन्होंने बोला हम आपको मेडिसिन ही नहीं देंगे। सो दे रिफ्यूज टू गिव मी मेडिसिन विदाउट डूइंग एंडोस्कोपी एंड क्लोनोस्कोपी, राइट। और मैं उनको बोलता था कि भाई क्लोनोस्कोपी एंडोस्कोपी जब नहीं होती थी तब क्या करते थे? When colonoscopy endoscopy was not discovered, what were you doing? How did you treat IBS-D patients that time, right? अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, IBS-D के कारण आपको जो स्किन टैग होंगे, आपकी स्किन ब्लैकिश होनी शुरू हो जाएगी गर्दन से या कोनियों से, आपको रैशेस होने शुरू हो जाएंगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। स्किन टैग मैंने बता दिया। और क्या होता था, हाँ, इससे आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ग्लूटेन मतलब आपने पढ़ा ही होगा, ग्लूटेन इंटॉलरेंस मतलब आपको वीट की चीज़ें हजम नहीं होंगी, अनाज नहीं हजम होगा, उसकी आपको इंटॉलरेंस हो जाएगी। आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विल बिकम एलर्जिक टू यू, और डॉक्टर बोलेगा। और लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए और ग्लूटेन इंटॉलरेंस लोगों के लिए मार्केट में हर प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, आप मार्केट में कॉफ़ी पीने जाओ, वहाँ पर आपको लैक्टोज फ्री कॉफ़ी मिलेगी। 800-900 रुपए की आपको कॉफ़ी स्टारबक्स में मिल जाएगी। तो ये जो बीमारी है IBS-D, ये एक पूरा $1 बिलियन का धंधा बन गया है।
So IBS has become a $1 billion industry in itself. And this is the very reason nobody will cure your disease. They don't want to cure your disease because now you are a lifelong customer for them. Try to understand, okay? मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा. आई एम नॉट कंडेमिंग एनी डॉक्टर बिकॉज 50 में से एक डॉक्टर आपको अच्छा मिलेगा जिसके पास पापा के पैसे की डिग्री पापा के पैसे से खरीदी डिग्री नहीं है. वो सच में बंदा टैलेंटेड है. उसने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, इंटेलिजेंस से अपनी डॉक्टरी की डिग्री ली है और उसका इंटेंशन खराब नहीं है. वो मनी मेकिंग मशीन की तरह आपको ग्राहक नहीं बनाता अपना परमानेंट. वो सच में आपको भला करना चाहता है, आपको ट्रीट करके ठीक करना चाहता है. बट ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं, विरले मिलते हैं. 50 में से एक अच्छा डॉक्टर मिलता है और उनको ढूंढना पड़ता है. डॉक्टर गलत काम नहीं करना चाहता, बट जो हॉस्पिटल चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंडरस्टैंड दिस, हॉस्पिटल चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो डॉक्टर को बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं. सो पीपल हु ओन द हॉस्पिटल्स दे फोर्स द डॉक्टर्स टू गेट इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस, inhuman practices, right? And the same set of industrialists who own the hospital, they also own the they also own the drug manufacturing, medicine manufacturing companies, and they also own your FMCG companies. So medical industry and your food industry, which are world's two largest industries, both are owned by the same set of families, same set of industrialists. You have to understand that. And that is why they don't want you to get healthy. They are doing all kinds of things through social media and all to keep you unhealthy. During Corona, during COVID, you have seen how media was lying to you, how politicians were trying to use that situation against the current government. How countries like China were producing wrong kind of vaccines जिनके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हुए. इनफैक्ट फाइजर की जो वैक्सीन थी उसके कितने साइड इफेक्ट हुए, कितने लोग उससे मरे हैं. वी वर लकी एक्चुअली दैट मोदी जी got us this cheap medicine, cheap vaccine so fast. Khair, anyway, let's not get into politics, guys, because लोग सोचेंगे कि I am pro this government and that leader and this political company, political party and all. So let's not get into it. वो आप खुद समझ आ रहे हैं, आप समझ सकते हो उस सारे जालसाजी को जो हुई थी आम आदमी, गरीब आदमी के साथ. So आपने क्या करना है, अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है. मिलेट्स खा के कीजिए या जैसे भी कीजिए. जिन खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्ड को आप गूगल पे डालिए, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है. जैसे चावल का और व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक है. मिलेट्स का क्या है कि मिलेट जब आप खाते हैं तो वो धीरे 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 आपके ब्लड में शुगर को रिलीज करता है. इसका मतलब है द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ मिलेट्स इज लेस बिकॉज इट स्लोली रिलीजेज शुगर इन योर ब्लड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन को खाना शुरू करना है और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक है उनको आपको कंप्लीटली त्याग देना है. व्हाइट शुगर तो मतलब आपको खरीदनी बंद कर देनी है. स्टॉप बाइंग व्हाइट शुगर, दैट्स इट. अगर आपको IBS-D से बाहर आना है, नहीं तो आप परमानेंट ग्राहक बने रहोगे, डॉक्टर आपको बताएगा नहीं. और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसके कारण आपको IBS-D हुआ है, उससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो धीरे 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 आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डायबिटीज में, टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी, दोनों धीरे धीरे. ओके, 1 by 1. और उसकी फिर जब आप डायबिटीज की मेडिसिन खाओगे, जो मैं उनके नाम नहीं लूंगा उन दवाइयों के, वो जब डॉक्टर आपको देगा उसके साइड इफेक्ट्स होंगे. और सबको पता है कि डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है उसका फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है आपका हार्ट और आपकी किडनीज पे इफेक्ट करता है. आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उससे. तो ये 3 चीजें होंगी. इसका मतलब आप हार्ट पेशेंट बन गए,
आप किडनी पेशेंट बन गए, और यही चीज, और इसका इफेक्ट फाइनली आपके ब्रेन पर पड़ता है। तो फिर जब तक आप वो एक सर्टन एज में पहुंचोगे, आपको अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी और इस तरीके की नाना प्रकार की ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस भी होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब कि आप अब एक बीमारियों की दुकान बन गए हो, और आपको एक परमानेंट पेशेंट बना के मेडिकल इंडस्ट्री आपसे पैसा कमा रही है, बिकॉज यू आर अ सेगमेंटेड कस्टमर फॉर देम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप उसको शुरुआत में ही पकड़ लो। चीनी बंद, चीनी बंद, कार्बोहाइड्रेट्स बंद, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। अलग अलग प्रकार के मिलेट्स आते हैं, गूगल कर लो उनको। भारत की अलग अलग प्रदेशों में इन मिलेट्स के अलग अलग नाम हैं, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। कोडो मिलेट, ये मिलेट, वो मिलेट, मेरे को खुद उनके नाम नहीं याद रहते। मैं खुद भी उनको ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। और मिलेट्स की आप रोटी बना सकते हो, मिलेट्स का पुलाव बना सकते हो, मिलेट्स की आप इडली बना सकते हो, डोसा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइट। बट ये याद रखना कि वेन एवर यू हैव मिलेट्स you might get little constipated. So what you have to do is you have to eat desi ghee. Try to get A2 देसी घी। देसी गाय का जो अपनी भारतीय गाय भैंसे हैं उनका जो घी होता है वो आप पहला जो आपको गराई खानी है, फर्स्ट बाइट ऑफ फूड दैट यू टेक, उसके साथ जस्ट हैव 1 spoonful ऑफ कच्चा देसी घी। सो विद द फर्स्ट कोर with the first bite of your food, just have a spoonful of desi ghee. That's it. Yeah. आप देसी घी खाओ पहली गराई के साथ। उससे क्या होगा कि पूरी ये जो आपकी इसोफेगस है, आपकी जो फूड पाइप है, वो लुब्रिकेट हो जाएगी इंटेस्टाइन्स तक। आपका पूरा स्टमक वगैरह लुब्रिकेट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और उसके साथ आप पपाया खाओ। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट हैव आधा पपाया, मतलब 250 ग्राम 300 ग्राम आपकी बॉडी वेट के अनुसार आप पपाया खा लो। और बहुत सी चीजें हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि वो जो आयुर्वेदिक MBBS MD डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी बीमारी कंट्रोल तो कर ली थी, बट परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं दूध नहीं पी रहा था, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस मेरी ठीक नहीं हुई थी, मेरा ग्लूटेन इंटॉलरेंस ठीक नहीं हुआ था, मुझे अनाज हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिलाजेल है। ये बेल जो होता है समझ लो एक किस्म की उसकी जैम है। फिर सबसे अच्छी मेडिसिन जिसने कंट्रोल किया ये थी डिसेंट्रॉल। ये तो इसका IBSD का शर्तिया इलाज है, बट परमानेंट क्योर नहीं है, ये उसको कंट्रोल कर देता है इमीडिएटली। फिर ये देखियो, ओके, फिर कुटज घनवटी आई यूज टू हैव, देन आई यूज टू हैव दिस गिलोए घनवटी। ये आप किसी भी मार्केट में किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन ऑफ दीज, आई एम ओनली टेलिंग यू द मेडिसिन विच वर्कड फॉर मी। फिर पंचतंत्रिका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको। अच्छा, फिर कुटज प्रपाती वटी, दिस ऑल्सो वर्कड ऑन माई IBSD। ओमियोबैक टैबलेट, ओमियोबैक टैबलेट, दिस वर्कड ऑन माई IBSD। Oh, this was very very effective. It's called लहसुनादि वटी, लाशुनादि वटी। यहाँ पढ़ लीजिए इसको। ओके, देन गंधक रसायन। और मेरे को जो स्किन रैशेज हो गए थे उसमें मेरे को ये बहुत काम आया। दिस इज, आई विल हाईली रिकमेंड दिस मसाज ऑयल फॉर स्किन रैशेज। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं स्किन रैशेज के लिए ये यूज करता था डेप्रोवेट। इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं गाइस, प्लीज ट्राई नॉट टू यूज दिस। अच्छा, IBSD जब आपको होती है आपकी बॉडी में बहुत कमजोरी आ जाती है। IBSD मेक्स यू रियली वीक, सो पीपल ऑफन गेट जॉइंट रिलेटेड इश्यूज। ओके, जॉइंट स्टार्ट्स एकिंग एंड ऑल। सो जिनको ये बीमारी है उनको ही पता है कि उनकी क्या गति होती है। तो उसके लिए मैं शीर बाला तेल
और शीर बाला तेल मैंने बहुत कंपनी को यूज़ किया बट मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा। इस कंपनी का केरला आयुर्वेदिक का बहुत इफेक्टिव है। दिस इज लाइक अ मैजिकल ऑयल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ joint related issues because of the weakness which IBSD often causes. Okay, yeah, on my rashes I also used to use this PSOROLINB ointment. Okay, acha, then for my skin rashes doctor also gave me Histantin, but मैंने इसको कभी खाया नहीं यार, so I don't know whether it's good or bad. I didn't use it. Yeah, and this is a very expensive cream. It's a highly lubricating cream which I used to use. अब इसका नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। ये भी अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे मेरे को ड्राई पैचेस हो जाते थे स्किन के ऊपर, तो वो ठीक करती थी, और यही काम लुब्रिकेशन का ये करती थी। ओके, बट ये केमिकल बेस्ड है, एलोपैथिक डॉक्टर ने दी थी, स्किन डॉक्टर ने मेरे को ये दी थी। सो ट्राई नॉट टू यूज एनीथिंग विच हैज केमिकल्स, ट्राई टू यूज थिंग्स विच आर नेचुरल। अच्छा, so when I started getting these joint aches because of my ABSD weakness, I used to use this. This is very effective because this has what do you call that, glucosamine, you know. इसका एक सिंगापुर में इसका एक वर्जन मिलता था which was very good, जो इंडिया में नहीं मिलता, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। For any kind of pain guys, okay, muscular pain, cramps and all, joint aches, this is a magical ointment. Okay, one uncle, Punjabi uncle introduced me to this. He gifted me this. उसके बाद मैंने बहुत बार इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया. It's pretty expensive, huh? So these are some of the medicines which I mean there are lots of other medicines जिनके तो मैं नाम भी भूल गया, उनको मैंने फेंक भी दिया उनके, तो वो मैं खाता था इस बीमारी से फाइट करने के लिए। अंततः एक छोटे से सोल्यूशन ने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। सो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल। इफ दिस सोल्यूशन वर्क्स फॉर यू, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ शेयर इट। मेक श्योर दैट nobody suffers because of IBSD. And this is not a commercial channel. I am not associated with any doctor. I am not recommending or condemning any doctor or any kind of medical science, whether it's Ayurvedic or allopathic. Okay, so this is only to help people, free. Bye bye. Thank you. Namaskar. Vanakkam. Salam. Namaste. Whatever. Shalom. Whatever else your greetings are. Namaskar.